हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 21 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिए। अभी आप एप्लीकेशन जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारी प्रतियोगिता के बारे में। क्विज़ 2020 के नाम से ये प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, जिसमें 5,000 रुपये फर्स्ट प्राइज़ और 2,500 रुपये सेकंड प्राइज़ का कैश प्राइज़ है। इसको जीत सकते हैं। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अधिक नंबर जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए। इसके अलावा हमारे नोट्स अवेलेबल हैं पीपीएससी प्री 2020 के लिए, और फुल कोर्स भी अवेलेबल है। दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की, जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सफलता जो होती है वो कभी भी एक दिन में आपको नहीं मिलती है, लेकिन ये एक ना एक दिन जरूर मिलती है। देखिए क्या होता है, हम में से हर कोई ये चाहता है कि हमें जल्द से जल्द सफलता मिले, लेकिन ज़िंदगी में रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है, लगातार आगे बढ़ता रहना पड़ता है, और एक समय ज़रूर आता है जब आपको सफलता मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि जिस रास्ते पर आप चलते हैं, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस भारतीय पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है, और ये घोषणा की गई है दीपा मलिक के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर विजय प्रजापत का है, दूसरा उत्तर दीपमाला काकड़कर का है, और तीसरा उत्तर आरती मेर का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपका नाम, कमेंट, नाम और उत्तर यहाँ पर आया करें, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किन शहरों को कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया है। ये अंबिकापुर है, राजकोट है, सूरत है, मैसूर है, इंदौर है और नवी मुंबई है। दूसरा प्रश्न, ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से देश भर की कितनी मंडियां जुड़ गई हैं। तो इससे करीब 1,000 मंडियां जुड़ी हैं। तीसरा प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा। चौथा प्रश्न कि कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है। ये कोटक महिंद्रा बैंक है। और पांचवा प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान प्रारंभ किया है। ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ है, और ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। सातवां प्रश्न है कि आईसीसी क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने के लिए किसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, और ये लार या थूक जो होता है उसके इस्तेमाल का मना किया है। वहीं आठवां प्रश्न है कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली विश्व की पहली खेल प्रतियोगिता बुंडेसलीगा किस देश में होगी। तो ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है और ये जर्मनी में होगी। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्न की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न ये भी WHO से संबंधित है कि WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री को नियुक्त किया गया है। और ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री है जिनको नियुक्त किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की अगला जो कार्यकारी बोर्ड होगा उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल जो होगा वो 22 मई से शुरू होगा, और ये स्थान लेंगे जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी का, और उनके स्थान पर इनको बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया है। अभी हम WHO कार्यकारी बोर्ड की बात करें तो इसके 34 सदस्य हैं, जिनमें से एक भारत भी है। बात विश्व स्वास्थ्य संगठन की होगी। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिन मनाया जाता है 20 मई को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 20 मई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसको मनाए जाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2018 में। ये आप याद रखेंगे। विश्व मधुमक्खी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक स्लोवेनिया के एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन जो होता है वो एपीकल्चर कहलाता है। तो इसके क्षेत्र में ये स्लोवेनिया के एक व्यक्ति नाम था एटोन जानसा, उनने काफ़ी अच्छा काम किया था, और उन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रखी गई है 2020 की, मधुमक्खियों को बचाओ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम तीसरे प्रश्न की कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा JEE मेंस और नीट जैसी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनके प्रतियोगिता तैयारी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और इस मोबाइल ऐप का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास, यानी कि
डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास इस नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और ये जो मोबाइल ऐप है इसको राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसके द्वारा विकसित किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए विशेषकर ये बनाया गया है। बात करते हैं इस एप्लीकेशन की। तो जेईई मेंस, नीट, इस प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करने वाले जो मॉक टेस्ट देने में ये मदद करेगा। बात इस ऐप के मुख्य उद्देश्य की करें तो लॉकडाउन के दौरान जो बंद पड़े शिक्षण संस्थान हैं उनके छात्रों की मदद करना है। आगे बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि हाल ही में किस देश ने अपने मानचित्र में भारतीय क्षेत्र काला पानी को शामिल किया है, और ये शामिल किया गया है नेपाल के द्वारा। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप सभी को पता है यहाँ पर वो क्षेत्र है काला पानी क्षेत्र जिसको नेपाल ने अपने मैप में बताया है, और इसी को लेकर भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में काफ़ी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हाल ही में नेपाल ने एक नया मानचित्र जारी किया है, नए मानचित्र को मंजूरी दी है। इसमें जो काला पानी का क्षेत्र है, लिपुलेख है और लिम्पियाधुरा है, ये क्षेत्र जो है नेपाल ने अपने मैप में शामिल किए हैं, और भारत इन क्षेत्रों का दावा करता है कि ये क्षेत्र उसके हैं। अक्टूबर 2019 में भारत ने जब अपना नया मैप जारी किया था, नया राजनीतिक मैप जारी किया था, तो उसमें लिपुलेख और काला पानी को शामिल किया गया था। अब ये विवाद क्यों है इसको समझ लीजिए। तो 1816 में क्या हुआ, नेपाल और उस समय क्योंकि भारत ब्रिटिश उपनिवेश था तो ब्रिटिश भारत के शासन ने सुगोली की एक संधि की थी, और इसके तहत जो काली नदी है उसको ही नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में तय कर लिया गया था। यानी कि जहाँ से काली नदी है वहीं से नेपाल की सीमा है। अब बाद में क्या हुआ कि जो काली नदी है उसने अपना स्थान बदल दिया, खासकर निकलने का जो स्रोत था उसका वो चेंज हो गया, और उसके बाद से ये मुद्दा सीमा विवाद बढ़ गया, क्योंकि नदी का स्रोत पता लगाने से उत्पन्न हुआ। भारत कोई और स्रोत बताता है और नेपाल किसी और स्रोत का दावा करता है कि काली नदी यहाँ से बहती थी। बात करेंगे नेपाल की, तो यहाँ की राजधानी काठमांडू है। प्रधानमंत्री यहाँ के केपी शर्मा ओली हैं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। मुद्रा यहाँ की नेपाली रुपया है। मैप में मैं आपको अब नेपाल लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको नेपाल जाना है तो मूव करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। और चूंकि नेपाल भारत के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नेपाल है, ऊपर इसकी सीमा चाइना के साथ में लगती है, और ये इसकी राजधानी है काठमांडू। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है, और ये सहायता प्रदान की गई है $2 मिलियन की। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो फिलिस्तीन के शरणार्थी हैं उनके कल्याण में मदद करती है, UNRWA यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, इसको $2 मिलियन जो है भारत ने सहायता राशि प्रदान की है। और इस सहायता राशि का उपयोग जो है वो शरणार्थियों के लिए, जो फिलिस्तीन के शरणार्थी हैं उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। भारत 2019 में UNRWA में जो अपना वार्षिक योगदान है, यानी हर साल हमें कुछ राशि वहाँ पर डोनेट करते हैं। 2016 में ये राशि $1.5 मिलियन थी, जिसको 2019 में बढ़ाकर $5 मिलियन कर दिया गया है, और उसी के लिए $2 मिलियन की हमने सहायता दी है। बात करेंगे अब हम छठवें प्रश्न की कि अलीबाबा के जो संस्थापक हैं जैक मा, उन्होंने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की पेशकश की है, और इस बैंक का नाम है सॉफ्ट बैंक। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अलीबाबा के सह संस्थापक और जैक मा हैं, इन्होंने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है कि ये इस बैंक के निदेशक मंडल से अपना इस्तीफा देंगे। 13 साल से ये सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल में थे, और सॉफ्ट बैंक ग्रुप के निदेशक मंडल में 11 निदेशक वर्तमान में हैं। ग्रुप चाहता है कि अपने सदस्यों की संख्या बढ़े, और इसको अब 13 करने पर विचार कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सातवें प्रश्न की कि केंद्र सरकार ने किस शहर में 100% सौर्णीकरण, ये सौर्णीकरण क्या होता है, मतलब सौर की जो ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा, उसका उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करना। तो इस योजना की शुरुआत की है, और ये सूर्य मंदिर का शहर कोणार्क है। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है जिसके तहत जो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है और कोणार्क पूरा शहर है, उसको 100% सौर्यीकरण किया जाएगा। यानी वहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है उसको सौर ऊर्जा के माध्यम से फुलफिल किया जाएगा। और इस योजना में 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऑफ ग्रिड जैसी सोलर, पेड़ और पेयजल कियोस्क, इस प्रकार की चीज़ों की स्थापना की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सौर लाइट की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो सौर ऊर्जा से पूरी
की जा सके। बात उड़ीसा की करेंगे जहां पर कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। तो ये मैप में देख लीजिए, यहाँ पर उड़ीसा है और यहाँ पर अभी एक तूफान भी आया हुआ है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो उड़ीसा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों को हिट करने वाला है, तो उस तूफान का नाम क्या है। राजधानी क्या है यहाँ की, तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 147 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर है, सिमलीपाल अभयारण्य यहाँ पर है और गहिरमाथा कछुआ अभयारण्य है। वहीं प्रमुख बांधों की बात करें तो हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर बना है और इंद्रवती बांध है जो कि इंद्रवती नदी पर बना हुआ है। 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, और ये थॉमस थाबेन साहब जो थे वो लेसोथो इस देश के प्रधानमंत्री थे, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये देश कहाँ पर है, आप में से कई सारों ने हो सकता है पहली बार इसका नाम सुना हो, तो इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो लेसोथो इस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने, इन्होंने औपचारिक रूप से अपने पद पर इस्तीफा दे दिया है और इनके ऊपर आरोप है, इनके और इनकी जो वर्तमान पत्नी है उनके ऊपर कि इन्होंने अपनी जो 3 साल पहले पूर्व पत्नी थी उसकी हत्या की साजिश की थी और इसके कारण वहाँ पर एक राजनीतिक संकट पैदा हो चुका था। और इसी को देखते हुए इनको जो है इन्होंने इस्तीफा दिया है और संसद द्वारा जो लोसेथो के वित्त मंत्री हैं मोएकेत्सी मजेरो, उनको क्या बना दिया गया है, अंतरिम पीएम चुना गया है। अब बात करेंगे हम लोसेथो की। तो राजधानी क्या है, तो मासेरू है। प्रधानमंत्री अंतरिम किसको बनाया गया है, मोएकेत्सी मोजेरो को, और लुद्रा है कि लोसोथो लोटी है। अब ये लोसोथो देश है क्या, तो मैप में देख लीजिए, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर अपने को जाना है लोसेथो तो आपको साउथ अफ्रीका पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि लोसेथो एक ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से पूरी तरह से साउथ अफ्रीका से घिरी हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लोसेथो है जो मसेरू की राजधानी है और ये पूरी तरह से चारों तरफ से किस देश के अंतर्गत है, तो ये साउथ अफ्रीका में स्थित है, राइट। तो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड ये कंट्री है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले सेगमेंट की। तो ये तो था हमारा वीडियो यहाँ तक। अब बात करते हैं आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किनके द्वारा मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली गई है। तो इनमें से एक ऐसे व्यक्ति है जिनके द्वारा ये शपथ ली गई है, तो कमेंट करके बताइएगा वो कौन व्यक्ति हैं और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या काम करते हैं, और भी डिटेल जो इसके बारे में आप बता सकें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आज की बात तो यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।